नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में एक राजवंश जिसके बारे में हमने बात कर ली थी। उसका नाम था गुलाम राजवंश के मिसलेनियस के बारे में आज हम बात करेंगे। गुलाम वंश में हमने कितने शासकों के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सके हैं उसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था दोस्तों, वो था कितने से 1206। क्या है, गुलाम वंश का टाइम पीरियड कब से था? 1206 से 1290 था। इस टाइम पीरियड में किन लोगों ने शासक किया और क्या क्या क्वेश्चन और बने हैं उसके बारे में हमें बात करनी है। उस क्वेश्चनों में बात करेंगे तो पहली बात करें तो सबसे पहले शासक कौन बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के बाद कौन बना था? आराम शाह। आराम शाह। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। 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 रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रजिया। रजिया। बहराम शाह। बहराम शाह। फिर कौन बना था? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। नसरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। बलवन। कैकुबाद। फिर उसके बाद कौन बना था? क्यूमर्स। और क्यूमर्स ही क्या था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो हमने इन सब शासकों के बारे में आपसे बात कर रखी है। दोस्तों, इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। बात करें तो पूछा जाता है कि इल्तुतमिश का वजीर कौन था। क्या पूछा जाता है? इल्तुतमिश का वजीर कौन था? तो वो था निजामुद्दीन जुनैदी। कौन? निजामुद्दीन जुनैदी क्या था? इल्तुतमिश का वजीर था। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में 2001 में, 2003 में, 2010 में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि इल्तुतमिश का वजीर कौन था? तो वो था निजामुद्दीन जुनैदी। तो हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, इल्तुतमिश का वजीर निजामुद्दीन जुनैदी था। जुनैदी, ठीक है। पहला पॉइंट ये था कि हमने क्या देखा कि इल्तुतमिश का वजीर कौन था? वो था निजामुद्दीन जुनैदी था। तो इल्तुतमिश की जब हम बात कर रहे हैं तो इल्तुतमिश के बारे में और बात कर ले तो जैसे आपने देखा होगा कि 1211 से लेकर 1236 तक उन्होंने शासन किया था। मैंने आपको बताया था कि इसके सामने काफ़ी समस्याएं थी। मैंने बताया था कि याकूत, यलदौज ये लोग क्या कर रहे थे? इसके परेशानी उत्पन्न कर रहे थे। और कौन परेशानी उत्पन्न कर रहा था? मंगोल उत्पन्न कर रहे थे। तो इन सब से निपटते हुए दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसने शुद्ध अरबी सिक्के, टंका और जीतल चलाए। क्या चलाए? टंका और जीतल चलाए। और इसने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? अपनी पुत्री रजिया को नियुक्त किया था। और ग्वालियर अभियान क्या है? ग्वालियर अभियान जो कब हुआ था? 1231 ईस्वी को हुआ था। उसमें क्या किया था? उसने इल्तुतमिश ने अपना प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया था? अपनी पुत्री रजिया को नियुक्त किया था। और रजिया ने उस कार्य को बखूबी अच्छे तरीके से निभाया था। तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में पीछे के क्लासेस में बात की है। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्मत उल निस्वा क्या है?
उद्मत उल निस्वा की उपाधि किसने धारण की थी? तो उद्मत उल निस्वा की उपाधि धारण करने वाली महिला शासिका थी, वो थी रजिया सुल्ताना। कौन थी? रजिया सुल्ताना। और आप देखेंगे कि मध्यकालीन इतिहास में महिला शासिका कौन थी? रजिया थी, जिन्होंने क्या किया था? दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। और इन्होंने कितने दिनों तक शासन किया था? 3 वर्ष 6 महीने 6 दिनों तक शासन किया था। और ये इनका क्या है? इसामी बताता है कि याकूत और रजिया में क्या था? प्रेम संबंध था। कौन बताता है? इसामी बताता है। और इसामी की रचना का नाम क्या था? फुतुह उस सलातीन में क्या बताता है कि इसके और याकूत के मत क्या थे? प्रेम संबंध थे। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो लिखिएगा, उद्मत उल निस्वा की उपाधि उद्मत उल निस्वा की उपाधि रजिया ने धारण की थी। ठीक है। एक पॉइंट और दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पूछा जाता है कि किसने उसके प्रेम संबंध के बारे में बताया। मैंने बताया तो है वैसे, लेकिन यहाँ भी आपको याद रखना चाहिए। तो लिखिएगा, इसामी अपनी पुस्तक फुतुह उस सलातीन में याकूत और रजिया के प्रेम संबंध के बारे में बताता है। प्रेम संबंध के बारे में बताता है। ठीक है, प्रेम संबंध के बारे में बताता है। और एक चीज हमें ध्यान रखें तो क्या है कि कौन कहता है कि रजिया में शासक होने के हर गुण थे, लेकिन महिला होने के कारण वो सारी चीजें सही नहीं थी। तो वो थे मिन्हाजुद्दीन सिराज। उन्होंने ये कहा था। और इन्होंने ही शाही विज्ञप्ति भी तैयार की थी कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा? रजिया बनेगा। लेकिन रजिया उत्तराधिकारी नहीं बनता है, नहीं बनती है, क्योंकि तुर्क अमीर उसे इस चीज के लिए मानते नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें जाए तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में बात करें, क्योंकि इल्तुतमिश के पश्चात शासक कौन बनता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी महिला थी जो क्या करती थी? विद्वानों को और पवित्र जनों को दान और उपहार दिया करती थी। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ क्या है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ शाह तुर्कान क्या है? शाह तुर्कान विद्वानों और पवित्र जनों को क्या दिया करती थी? उपहार और दान दिया करती थी। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, लिखिएगा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मां शाह तुर्कान विद्वानों एवं अमीरों को, विद्वानों एवं पवित्र जनों को दान और उपहार दिया करते थे। दोस्तों यहाँ पर पवित्र जनों का मतलब ये जो सूफी संत हुआ करते हैं
उन्हीं से लिया जा सकता है कि क्या हुआ होगा कि इन्होंने उसे दान दिया करते थे। तो ये चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें कि कौन ऐसा व्यक्ति था, क्या है, कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले दो आप क्षेत्र के महत्व को समझा। पहले दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कौन ऐसा प्रथम शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने दो आप क्षेत्र के महत्व को समझा। तो वो व्यक्ति कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था जिसने इस महत्व को समझा। पहले तो हम समझ लेते हैं दो आप क्षेत्र क्या होता है। क्या होता है? दो आप क्षेत्र। दो आप क्षेत्र, दो आप क्षेत्र की बात की जाएगी तो मान लीजिए ये नदी है, ये नदी है, यहाँ पे मान लीजिए गंगा और यहाँ मान लीजिए यमुना। क्या है? यमुना। इस बीच में क्या है? इस बीच में जो क्षेत्र पड़ेगा, क्या है? इस बीच में जो क्षेत्र पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? दो आप क्षेत्र कहेंगे। और दोस्तों एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, दो आप क्षेत्र के महत्व की बात की जाए तो महत्व ये होगा कि जहां पर पानी की सुविधा होगी। किसकी सुविधा होगी? पानी की सुविधा होगी, वहां पर फसल का उत्पादन अच्छा होगा। इसलिए इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। और इस चीज को सबसे पहले समझने का कार्य किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तो दोस्तों हमें क्या याद रखना है कि कौन ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने दो आप क्षेत्र के महत्व को समझा? तो वो था इल्तुतमिश। लिखिएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दो आप क्षेत्र के महत्व को समझा। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो किस शासक ने, क्या है, ये तो हो गया कि किसने सबसे पहले दो आपके क्षेत्र को महत्व समझा। नेक्स्ट बात की जाए तो पूछा गया है कि कौन से शासक ने कहा था कि भारत को, क्या है, भारत को मुस्लिम राज्य में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यक लोग कौन से हैं? हिंदू हैं। कौन है? हिंदू है। इसलिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए। तो ये कहने वाला कौन व्यक्ति था? इल्तुतमिश था। कैसे अगर हम इसे समझना चाहे तो जैसे मान लें ये जब भारत की बात की जाएगी तो भारत में सबसे पहले क्या धर्म चल रहा था? सनातन धर्म चल रहा था। कौन सा? सनातन धर्म चल रहा था। और बहुसंख्यक लोग कौन थे? हिंदू थे। कौन थे? हिंदू थे। और आप बताइए दोस्तों कि भारत पर क्या कर रहे हैं? अरब वाले आक्रमण कर रहे हैं, तुर्क वाले आक्रमण कर रहे हैं। और क्या होगा? तो यहाँ पर लोग जो बाहर से आएंगे वो तो कम ही होंगे ना, जो यहाँ के मूल निवासी होंगे वो अधिक होंगे। तो इल्तुतमिश का मानना था कि भारत को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करना पॉसिबल नहीं है व्यवहारिक रूप से। अगर आपको शासन करना है, क्या है, अगर आपको शासन करना है तो आप अपनी नीतियों को लागू करिए, ना तो धर्म को लागू करिए। मतलब अपनी नीति को लागू करके आप शासन कर सकते हो, लेकिन धर्म को अगर प्रभावी करोगे तब आप शासन नहीं कर पाओगे। आप देखोगे भारत पर अरबों ने आक्रमण किया, लूटा, सब कुछ किया। दूसरी चीज देखेंगे, तुर्क आक्रमण होते हैं, उन्होंने हमें लूटा लेकिन हमने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। नेक्स्ट बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत के शासकों ने हमारे ऊपर शासन किया कि नहीं? दिल्ली सल्तनत के शासकों ने हमारे ऊपर शासन किया। नेक्स्ट देखे जाए तो मुगलों ने क्या किया? हमारे ऊपर शासन किया। और हमने उस समय उन्हें क्या माना? शासक माना।
क्यों माना? क्योंकि उस समय वो क्या कर रहे थे, सबको साथ लेकर चलने का कार्य कर रहे थे। अब यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, औरंगजेब जैसे शासकों के बारे में हम बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो क्या थे, धार्मिक नेता टाइप के व्यक्ति थे। उनका मानना था कि हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए जनता उनसे कभी भी खुश नहीं रही है। आप देखेंगे दोस्तों, जब भी धर्म के नाम पर कोई बात होती है तब कोई भी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो लिखिएगा, भारत को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुसंख्यक लोग किसने कहा था? इल्तुतमिश ने कहा था। ठीक है दोस्तों, एक चीज और याद रखना कि दिल्ली सल्तनत में क्या है, दिल्ली सल्तनत में किसे मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पीजीटी 2016 में पूछा गया था कि किसने कहा था कि मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को? तो राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने उन्हें यह कहा था, या आरपी त्रिपाठी करके आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि किसने कहा है कि भारत में इस्लाम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। किसके अनुसार? आरपी त्रिपाठी के अनुसार। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। इस्लाम साम्राज्य का संस्थापक इल्तुतमिश था। आरपी त्रिपाठी। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना कि इसे ही गुलाम वंश का क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। या फिर यह भी कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्योंकि इल्तुतमिश ने ही क्या किया था? दिल्ली को राजधानी बनाकर, किसको? दिल्ली को राजधानी बनाकर शासन किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज ये पूछी गई है कि इल्तुतमिश क्या है? इल्तुतमिश किस समुदाय से संबंधित था? तो इल्बारी तुर्क था। कौन था? इल्तुतमिश क्या था? इल्बारी तुर्क था। यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा, इल्तुतमिश इल्बारी तुर्क था। जैसे मैंने बताया था कि इल्तुतमिश क्या था? बहुत ही सुंदर था, और सुंदर होने के कारण इसको ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके खुद के भाई से ही क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाए कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने एक वर्ष क्या है, जिसने एक वर्ष तक मेवों के दमन में, किसके? मेवों के दमन के लिए समर्पित किया और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के जंगलों की क्या करवाई? सफाई करवाई। तो वो व्यक्ति था बलवन। कौन था? बलवन था, जिसने यह कार्य करवाया था। ठीक है, देखिएगा, एक वर्ष तक बलवन ने मेवों का
दमन एवं दिल्ली के निकट वनों की कटाई करवाई। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें। और बलवन के बारे में मैंने आपको क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, रक्त और लौह नीति किसकी थी, बलवन की थी। और बलवन ने ही राजत्व सिद्धांत में खुद को क्या बताया, अफरासी आपका वंशज बताया। और उसी ने कहा कि मैं जब छोटे लोगों को या गरीब लोगों को देखता हूं तो मेरी नस से फड़कने लगती है, मैं क्या करूं, इनके सर कलम कर दूं। इसके बारे में हमने बात की थी। और मैंने आपसे बात की थी कि बलवन के राजत्व सिद्धांत के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, जियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख है फिरोजशाही में मिलती है। यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसे फिर से याद करके लिख लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है, मिसलेनियस जितना याद हो जाए उतना ही बेहतर है। और जितना ज्यादा हम बात करते हैं उन चीजों के बारे में उतनी ही चीजें वो याद होती हैं। बलवन के राजत्व सिद्धांत के बारे में, राजत्व सिद्धांत की विस्तृत चर्चा जियाउद्दीन बर्नी की रचना जियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख ए फिरोजशाही में मिलती है। तारीख ए फिरोजशाही में मिलती है, फिरोजशाही में मिलती है, मिलती है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर एक चीज और ध्यान रखना कि इसके दो पुत्र थे, एक था बुगरा खां और दूसरा था मोहम्मद खां। मोहम्मद खां कहाँ मार दिया जाता है, मंगोलों के आक्रमण में। और बुगरा खां क्या करता है, वहीं पर रुक जाता है। कहां पर, लखनौती में रुक जाता है, जहां पर उसे लखनऊ को जीतने के पश्चात, बंगाल को जीतने के पश्चात उसे शासक नियुक्त किया था। किसने, बलवन ने शासक नियुक्त किया था। तो वो वहीं से संतुष्ट रहता है। उसके पश्चात शासक कौन बनता है, कैकुबाद शासक बनता है। इस चीज के बारे में हमने बात की। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तबकात ए नासरी की। किसके बारे में, तबकात ए नासरी के। तबकात ए नासरी की बात की जाए तो दोस्तों इसमें टोटल 26 अध्याय थे। कितने, टोटल 26 अध्याय थे। अध्याय का मतलब 26 पाठ हुआ करते थे। किस में है, तबकात ए नासरी में। और ये किसको समर्पित है, नासरुद्दीन महमूद को। किसको, नासरुद्दीन महमूद को समर्पित, नासरुद्दीन महमूद को समर्पित। और ये क्या था, इल्तुतमिश का पौत्र। क्या है, पौत्र था किसका, इल्तुतमिश का। ये चीज हमें पता होना चाहिए। और किसका दामाद था, तो बलवन का दामाद था। इसलिए हमको ये चीजें पता होनी चाहिए। और ये दोस्तों, ये जो बुक थी ये कब पूर्ण हुई थी, 1260 में। कब हुई थी, 1260 में ये पूर्ण हो गई थी। एक चीज, हाँ 1260 में। अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 1260 में से आगे का ये काट दो और ये काट दो तो कितने बचे, 26। और टोटल इसके अध्यायों की संख्या कितनी है, 26 है। तो दोस्तों इसे हमको इस तरीके से याद रखना है कि अगर पूछ ले इसमें अध्यायों की संख्या कितनी है, 26 है। ये पूर्ण कब हुई, 1260 में हुई। ये किसको समर्पित है, नासरुद्दीन महमूद को समर्पित है। नासरुद्दीन महमूद का टाइम पीरियड क्या था, 46 से 66 या 65, 46 से 66 या 65। और ये क्या था, इल्तुतमिश का पौत्र था। और बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था, नासरुद्दीन महमूद से किया था। और नासरुद्दीन महमूद ने ही उसे उलूग खां की उपाधि दी और किस पद पर नियुक्त किया था, नायब मामलिकात के पद पर नियुक्त किया था। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। नेक्स्ट बात करें
कि ऐबक को कहां दफनाया गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ऐबक को कहां दफनाया गया है। तो जैसे ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 1210 ईस्वी में। कब हुई थी, 1210 में हुई थी। और कहां हुई थी, लाहौर में हुई थी। घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों उसकी मृत्यु कहां हुई थी, लाहौर में। और क्वेश्चन ये कुछ नहीं था, लेकिन ये टेक्निकल पॉइंट में इसने क्या पूछ लिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफनाया गया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जहां मरेगा वहीं तो दफनाया जाएगा। लेकिन यहां पर देखेंगे बाबर कहां मरता है, आगरा में मरता है, लेकिन उसको दफनाया कहां जाता है, बाद में काबुल में दफनाया जाता है। तो इस तरीके से हमको चीजों को समझ के चलना है कि और किस तरीके से क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को और क्या कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है, कुरान बख्श कहा जाता है, हातिम ताई द्वितीय कहा जाता है। इस तरीके की चीजें भी आपको देखने को मिलती है कि क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो लिखिएगा ऐबक को लाहौर में दफनाया गया, कहां पर दफनाया गया है, लाहौर में दफनाया गया। अब यहीं पर एक चीज और याद रखना तुरंत ही कि इसे क्या कहा जाता है, हातिम ताई द्वितीय। हातिम ताई द्वितीय, हातिम ताई द्वितीय। दो चीजें तो लगभग सबको याद रहती है, क्या, लाख बख्श किसे कहा जाता है, कुरान खान किसे कहा जाता है। नेक्स्ट बात की जाए तो ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली, क्या पूछा जाता है, ऐबक को दास्ता से कब मुक्ति मिली थी। तो 1208-9 में क्या मिली थी, दास्ता से मुक्ति मिली थी, जिसके बारे में मैंने बताया है विस्तृत तरीके से। दास्ता से मुक्ति मिली। नेक्स्ट बात की जाए तो क्या है कि इससे पहले इसका जो गुलाम था, इसका किसका, ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश को 1206 में ही किससे, दास्ता से क्या मिल गई थी, मुक्ति मिल गई थी। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति था, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन ऐसा शासक था जो रात्रि के समय में, क्या है, जो रात्रि के समय में प्रार्थना और चिंतन में लगाया करता था। अधिकतर जो समय थे रात में वो प्रार्थना और चिंतन में कौन लगाया करता था, तो वो व्यक्ति था इल्तुतमिश। क्या था, इल्तुतमिश रात्रि के अधिक समय किसके समय में लगाता था, प्रार्थना और चिंतन में लगाया करता था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो लिखिएगा रात्रि का अधिकतर समय इल्तुतमिश प्रार्थना एवं चिंतन में लगाया करता था, ठीक है। तो इल्तुतमिश ये भी कार्य किया जा सकता था। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। नेक्स्ट पूछा गया है कि कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने नागौर की गवर्नरी और क्या था, एक हाथी के बदले उसने दिल्ली के दावेदारी को छोड़ दिया था। तो वो व्यक्ति था किसलू खां। कौन था, किसलू खां था। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पूछा गया है, तो हमें इस चीज को ध्यान रखना। किसलू खां के बारे में शायद मैंने बात ही नहीं की है, जिसे के बारे में मुझे बात करनी थी। और किसलू खां का जो टाइम पीरियड था दोस्तों, वो था नसरुद्दीन महमूद का और अलाउद्दीन मशहूर शाह का जो टाइम पीरियड था वो उसके समकालीन था। कौन, किसलू खां। किसलू खां ने क्या किया था, एक हाथी के बदले और नागौर की गवर्नरी के बदले दिल्ली के जो दावेदारी थी उसको क्या कर दिया था, त्याग दिया था। इस चीज को हमें पता होना चाहिए। तो इसे लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं। ठीक है, हो गया दोस्तों। देखिएगा, किसलू खां ने
एक हाथी एवं नागौर की गवर्नरी के बदले दिल्ली की दावेदारी त्याग दी। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो किसकी बात करने वाले हैं कि इल्तुतमिश को, क्या है, इल्तुतमिश को कब नासिर अल मोमनिन की उपाधि मिली थी? किसकी मिली थी? नासिर उल मोमिन की उपाधि किसकी थी? इल्तुतमिश। दोस्तों यहाँ पर एक चीज एकदम फैक्ट डाटा पूछ लिया, क्या लिया है? फैक्ट डाटा पूछ लिया गया है कि इल्तुतमिश को नासिर उल मोमिन की उपाधि कब मिली थी। तो दोस्तों ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? बगदाद के खलीफा द्वारा। किसको? बगदाद के खलीफा द्वारा। कब मिली थी? मैंने आपको बताया था कि खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति इल्तुतमिश को कब मिलती है? 1229 में मिलती है। कब मिलती है? 1229 या 1229 में इस चीज को मिला था। और इसकी उपाधि की डेट भी क्या होगी? 1229 ही होगी। ये चीज हमें ध्यान रखना है और ये चीजें हमसे पूछी गई है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, लिख लीजिए दोस्तों, हो गया। नेक्स्ट बात की जाए कि क्या है तुगरिल खां ने, क्या है तुगरिल खां, क्या होता है कि कौन सी उपाधि धारण करके लखनौती से अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है? तो वो था मुगिसुद्दीन। किसकी? मुगिसुद्दीन की उपाधि धारण करता है। कौन? तुगरिल खां। तुगरिल खां किसकी उपाधि धारण किया था? मुगिसुद्दीन। किसकी? मुगिसुद्दीन। दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, तुगरिल खां कौन था? तुगरिल खां बंगाल में क्या होता है, बलबन द्वारा नियुक्त व्यक्ति था। और इसके पहले कौन था बंगाल में? ततार खां था। ततार खां ने क्या किया था? बलबन की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उससे पहले वो क्या था? स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। लेकिन बलबन क्या करता है? किसको बैठा देता है? तुगरिल खां को बैठा देता है। तुगरिल खां को जब बैठाता है तो देखता है कि तुगरिल खां देखता है कि बलबन मंगोलों के आक्रमणों में व्यस्त है और इसका फायदा उठाकर वो क्या करता है? तुगरिल खां मुगिसुद्दीन की उपाधि धारण करके लखनौती में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। लेकिन दोस्तों जब बलबन इसके ऊपर आक्रमण करने जाता है तब ये क्या करता है? भाग जाता है और अंततः ये मार दिया जाता है। और फिर कौन शासक बनता है? बुगरा खां बनता है। और बुगरा खां वहीं पर ही रुक जाता है, कभी दिल्ली शासन करने नहीं आता है। इसलिए बुगरा खां का लड़का कौन बनता है? कैकूबाद शासक बनता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें रहीं जिसके बारे में हमने बात की और ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। छोटी छोटी चीजें जब हमसे छूटती जाती हैं तब क्या होता है कि ये सारी चीजें आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आपको पीछे की सारी वीडियो देखनी चाहिए और फिर ये तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमें और जाननी चाहिए और क्या चीज़ें ऐसी रह गई जिसके बारे में हमें पूछना ही चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। क्या होता है? ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता है, लेकिन निरंतर अध्ययन करने से जो ज्ञान का क्षेत्र होता है वो क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो दोस्तों हमने आज किसके किसके बारे में बात की? वो थे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासकों के बारे में हमने बात की थी। और इसमें मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे था कि ये क्वेश्चन बहुत नए तरीके से पूछा गया था कि किसकी माँ, क्या है, किसकी माँ विद्वानों और
अच्छे व्यक्तियों को क्या करती थी, दान दिया करती थी। तो वो था रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ शाह तुर्कान थी। तो दोस्तों हमने आज इन सब चीज़ों के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, खिलजी वंश के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।